गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यवसायिक आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और पेपर ये क्लास 12 के लिए मैं एक वीडियो दे रहा हूं। प्री बोर्ड इसको कह लीजिए आप। और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक समरी टाइप छोटा छोटा बनाते चलते हैं हम लोग 5-10 मिनट की, जिससे कि 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके, तो आराम से इसमें पास होना लायक है। और ये इसका पहला पाठ ही आपका तरंग और ध्वनि का सिद्धांत भी है, तो कक्षा 11 में भी है यही पाठ, और यही पाठ आपका 12 का भी है। तो कुछ उसमें चैप्टर्स हैं वो जो निकल गए हैं आपके, 70% इधर है, तो 70% यही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, देखिए 3 ही चैप्टर हैं तरंग और ध्वनि का सिद्धांत में। 3 चैप्टर मैंने आपको समझाया था, और वीडियोस भी इसके ऊपर हैं, पेज भी आपको दिए गए हैं। और बस एक प्री बोर्ड के लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहें कि तरंगों का अध्यारोपण क्या है। जैसे कि जरूर पूछता है इस पे सवाल, इसमें एक नंबर सवाल भी रहते हैं। और विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, इनकी शर्तें क्या होती हैं, तो ये चीज़ पूछता है। और अपरिगामी तरंग क्या है, और जो है इसमें डॉपलर का सिद्धांत जरूर पूछता है कि डॉपलर क्या है और उसकी आभासी आवृत्ति की गणना कैसे की जाती है। तो ये है इसमें। आइए हम थोड़ा सा एक देखते हैं छोटा सा तरंगों का अध्यारोपण, फिर से आपको रिवाइज करने के लिए एक हल्का फुल्का, कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं, तो माध्यम के प्रत्येक कण का विस्थापन तो होगा ही, और अलग अलग उनका जो सदिश योग है, वेक्टर आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो जो उनका सदिश योग है, और सदिश और अदिश राशि आपने भी पढ़ी होगी, तो योग के बराबर होता है। तो इसी सिद्धांत को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एक लाइन में आप इसको समझा सकते हैं। और इसके प्रकार में अगर आप आएंगे तो वही व्यतिकरण और विवर्तन और विस्पंद, 3 तरह के इसके प्रकार भी हो जाते हैं। तो 2 तरंगों का व्यतिकरण क्या है कि मतलब आप एक तरह से समझिए कि जब एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में अगर चल रही हैं, जैसे 2 तरंगे, और उनके ऊपर अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी जो उनकी विभिन्न बिंदुओं पर कोई आप उनकी इंटेंसिटी तीव्रता निकालेंगे, तो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के भिन्न होगा। मतलब एक जैसी तीव्रता हर जगह बिंदु पर नहीं मानी पाई जाएगी। तो कहीं बहुत अधिक तीव्रता पाई जाएगी और कहीं बहुत कम पाई जाएगी। तो जहाँ अधिक पाई जाएगी उसी को आप संपोषी व्यतिकरण कह लेते हैं। देखिए एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन बना आपका, और जहाँ कम होगी उसको विनाशी व्यतिकरण कह लेंगे। तो इस तरह से आप जो है इनके लिए शर्तें देखिए, तो बड़े आराम से संपोषी व्यतिकरण के लिए जो है कलांतर और पथांतर शून्य होना चाहिए। उसके बाद आप विनाशी के लिए देख लीजिए, तो तरंगे विपरीत कला में होनी चाहिए। 2 तरंगों के बीच पथांतर जो है अर्ध λ/2, लैम्डा तरंग दायरे होता है का विषम गुणांक होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। और प्रकाश तरंगों का भी व्यतिकरण होता है, लाइट का भी। तो यदि समान आवृत्ति समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे जो एक ही मूल स्रोत से अगर एक ही दिशा में चलती हैं, तो बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं से योग से भिन्न होती है। तो जहाँ पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम शून्य अंधेरा हो जाता है, तो इस प्रकार जो है कि घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो मतलब ये यंग साहब ने इसका प्रयोग भी किया था। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चंस जो है आपके पास आएंगे। और अगर हम और इसमें कुछ इम्पोर्टेंस देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखें पूरा। तो प्रकाश में व्यतिकरण की तरंगों की शर्तें क्या होती हैं, तो दोनों प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए। पहली तो वही है प्रकाश में व्यतिकरण होने के लिए। और दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बराबर होने चाहिए, एक ही दिशा में चलनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप दूसरा चैप्टर देखें, तो इसमें जो मैंने आपको ये किया ही है और आज भी कर देता हूँ, तो इसमें आप पेज भी पा जाएँ। और तरंगों का आप देखिए विवर्तन आ गया। तो विवर्तन क्या है,
वही अभिलाक्षणिक तरंग का कोई ये एक गुण है। जब कोई तरंग के मार्ग में अपारदर्शी अवरोध या मतलब किसी सूक्ष्म छिद्र से आप उसे गुजारते हैं तो आंशिक रूप से जो है तरंग मुड़ जाती है। कोई भी छोटा क्षेत्र हो तो इसी को हम विवर्तन कहते हैं। बहुत छोटी लाइन है ये कि आप कोई भी चीज़ देखिए यहाँ से करते हैं तो ये सीधे जाने थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो ये इस तरह से हम इसी को हम विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश में भी अवरोध अथवा के किनारे के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ें तो चैप्टर्स आपको मिलते जाएंगे। और दो इसमें एक फ्रेजल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, तो ये भी इन्होंने भी यही सिद्ध किया और इस चीज़ को दिखाया कि ये मुड़ जाती हैं और इनके प्रैक्टिकल्स इसी पर रहे। आगे व्यतिकरण और विवर्तन में अगर आपसे अंतर है तो व्यतिकरण में दो कलाबद्ध से चलते हैं और इसमें एक ही तरंगाग्र का अलग अलग बिंदुओं से होता है। व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता शून्य इसमें रहती है, इसमें जो है अदीप्त की तीव्रता शून्य नहीं होती है और इसमें सभी तीव्रता समान रहती है व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की, और इसमें लगातार घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरह से एक छोटा क्वेश्चन ये भी आपका इसमें बनता है। प्रकाश में विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति की को बताता है। तो इसको भी मैं आपको पेज भी दे देता हूँ। और किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाएगा, व्यतिकरण नहीं कहलाएगा। तो इसी चीज़ को आप बस समझ लें तो ज़्यादा नहीं। अब देखिए तीसरा आ गया विस्पंद। तो ध्वनि में विस्पंद क्या है? तो जब दो बराबर, ये तो बहुत अच्छा गाजा बाजा में सुनते भी हैं गांव में, तो एक साथ उत्पन्न की जाती हैं जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में। तो अध्यारोपी में जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होती है एक स्थान पर बारी बारी से घटती और बढ़ती रहती है। तो ध्वनि की इस जो है चढ़ाव उतराव को हम विस्पंद कहते हैं। तो एक चढ़ाव एक उतराव को मिलाकर एक चढ़ाव एक उतराव अगर ऐसे हुआ तो उसे हम विस्पंद कहते हैं। तो ये एक ध्वनि में विस्पंद से आपसे पूछ सकता है कि विस्पंद क्या है, आप जानते रहें क्योंकि बाजा वगैरह में आप देखते ही होंगे इनका प्रयोग भी होता है। बाजों में देखिए समस्वरण करना, जैसे बाजा आप बजा रहे हैं तो कैसे, तो बाजा मैच कर जाता है। आवृत्ति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है यन। और इसकी अगर तुलना कर लें तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें दोनों ध्वनि तरंगें पूर्णतः समान होती हैं और माध्यम में किसी भी एक ही बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ बदलता रहता है, इसमें नहीं बदलता। तो विस्पंद और व्यतिकरण में भी आप एक अंतर समझ में आ ही रहा है आपको। और उसके बाद अगर आप इसमें जाएं तो अब अप्रगामी तरंग है। तो अब ये दूसरा चैप्टर हो गया आपका। 3 ही चैप्टर मैंने बताया कि 3 हैं पेपर 1 में, आपने देखा भी अभी पीछे। तो आप इस चीज़ को मैं बस इसलिए कि ये अपना आप पाठ्यक्रम मतलब दौड़ का मैदान आप जानते रहिए, तरंगों का अध्यारोपण और अप्रगामी तरंग और फिर डॉपलर सिद्धांत। तो इस तरह से प्री बोर्ड की तैयारी हम लोग अगर आप करें तो इसको मैं आपको पेज में भी देता हूँ और साथ ही साथ इसके अंदर आप कमेंट्स में भी, क्लास में भी तो हो ही रहा है। कक्षा 12 के बच्चों को पहले थोड़ा ध्यान दे दिया जाए ताकि आप लोगों का 5वां पेपर लगभग अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं और पेज को थोड़ा सा देख लेते हैं और देखिए जो लिखने का विधि मैंने बताई है उसी विधि से आप लिखिएगा। तो प्रश्न भी मैं ये नहीं कहता आसान रहेंगे, जो भी रहेंगे ठीक रहेंगे। और कक्षा 11 के भी देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि जब वीडियो से ही देखना है, लेट के देखना है तो फिर 30% कम या ज़्यादा क्या, तो उसको भी देख लेने में कोई बुराई नहीं है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कक्षा 11 तो खैर वैसे आप पढ़े भी हैं, तो इस साल के 12 के लड़के हमारे, तो आपको तो वैसे भी क्लियर है, लेकिन सुन लेंगे एक आध बार और तो और अच्छा रहेगा। और बहुत ही इजी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इसमें देखिए शुरुआत में मैंने आपको एक चैप्टर ये भी पढ़ाया था, अर्थिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व क्या है, तो व्यावसायिक परिचय में।
तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर जानते रहिएगा। ये पेपर चूँकि रेडियो टीवी पुराना नाम है, अपना चलता चला आ रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का से आपका क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वही इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इसी से करंट आपकी बहती है। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वही एसी को डीसी बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। और इसमें सेमीकंडक्टर मैंने आपको डायोड वगैरह पढ़ाया है, डायोड जो है, तो इसका मानव जीवन पर बहुत ही प्रभाव है। आजकल तो आप जान ही रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना महत्व है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप जानते रहें, इसकी भी छोटे मोटे क्वेश्चन और इसका महत्व भी जानें, अर्थिंग भी जानें। अर्थिंग आप घर में करते ही हैं पाइप वाला कोयला नमक से, तो उस चीज़ को भी आप समझें। और इसमें पेज तो दिए गए हैं पहले भी, और प्राथमिक उपचार को मैंने पहले ही बताया आपको कि जब कोई गिर जाए तो तुरंत उसको थोड़ा बहुत करके और अस्पताल पहुंचाइए। और जब किसी को बिजली वगैरह लग जाए तो उस तरह से आप इस तरह से देखिए, श्वास दिया जाता है, श्वास जो है नाक में मुंह में और लिटा के। और अगर गिर जाए तो आग बुझाने का संयंत्र तो आप हर घर में हर स्कूल में देखे हैं, लैब में भी रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और आग का वर्गीकरण कई तरह की, इसमें 4 तरह की आग होती हैं। एक तो ज्वलन लकड़ी से लग जाने वाली, दूसरी तेल से, तीसरी विद्युत से, बिजली शॉर्ट सर्किट से, चौथी जो है आपका रासायनिक पदार्थ से। तो आग का वर्गीकरण भी आप कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। ये कक्षा 12 के प्री बोर्ड में आपको दे रहा हूँ। अभी ये प्री बोर्ड पेपर 1 करके इसको आपको हम देते हैं, और इस तरह से पांचों पेपर को पहले कक्षा 12 के ही ख़त्म किया जाए, जिससे कि आपका बोर्ड की तैयारी कंप्लीट हो सके और पेज के साथ। मेनी मेनी थैंक्स।